अब मैं अखिल भारतीय प्रधान परम आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम सबको अनुग्रहित करें। परम आदरणीय श्री देशराज गुप्ता जी। आज ध्यान का कार्यक्रम 5 बजे प्रारंभ होना था और ये कहा गया था कि 4:50 पे हमें नहा करके श्वेत वस्त्र पहन करके यहाँ बैठना है। ये बात हो गई थी। और हमारा स्तर क्या है? हम राष्ट्रीय शिविर में आए हुए हैं, अखिल भारतीय शिविर में। मैंने 4:55 पर अधिकारियों को टावल लेकर के नहाते हुए जाने के लिए देखा है। जा रहे हैं टावल लेकर के। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर हम 5 बजे तक नहा भी नहीं पा रहे हैं तो हम जिलों को कैसे संभालते होंगे, प्रांतों को कैसे संभालते होंगे। सोने का टाइम तो सबका एक ही था। 9 बजे आप सो गए, 3:30 बजे आप उठे। 6.5 घंटे की नींद इस एज में योगियों के लिए कम होती है क्या? ये चीज अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि मैं जितने भी प्रांत के शिविर पूरा साल लेता रहा, आप यकीन मानिए एक भी शिविर में ये दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला जो दृश्य मुझे आज ऑल इंडिया शिविर में मिला। वहां पर तो आम साधक, केंद्र प्रमुख और जिला, पूरा साल पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा और वहां आप ही लोग थे, आप लोग ही व्यवस्था देखते थे। इसका मतलब कि हमारे जो जूनियर्स हैं, जो छोटे स्तर पर हैं, उनके अंदर अनुशासन कितना है। अगर आपको 4:50 पर टाइम दिया तो 4:50 पे हम 100% उपस्थित क्यों नहीं थे? इसका जवाब चाहिए मुझे। ये ऑल इंडिया शिविर है तो इसका मतलब आप अपने हिसाब से शिविर को चलाना चाहते हैं तो शिविर की व्यवस्था बिगाड़ेंगे आप। ऐसा क्यों? मैं आपसे आशा रखता हूं कि कल ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ या ना? बोलिए ना। क्योंकि इसमें आप ये मत सोचिए कि देशराज जी नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मेरे इन शब्दों में नाराजगी नहीं है। अनुशासन, व्यवस्था, नियंत्रण अगर ये नहीं है तो शिविर फेल। आप कितनी भी प्रशंसा कर लेना बाद में इस शिविर की, मैं नहीं मानूंगा उस प्रशंसा को। अगर हमारा समय 4:50 का यहां पर पहुंचने का तो 4:51 पे एंट्री नहीं होगी, 4:50 तक हमें बैठना है। कल ये शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा, आज सभी बड़े अधिकारी हैं, जब भी कार्यक्रम लेके मन से उतर रहे थे पूरा करके, ज्यादातर ने ये कहा धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या केंद्रों में ये प्रथा चल पड़ी है क्या? तो फिर किसका कर रहे थे धन्यवाद? उन्होंने साधना की, आपने साधना करवाई, दोनों अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। वहां धन्यवाद कहीं शब्द नहीं आना चाहिए था। उस समय मैंने जानबूझ करके नहीं टोका, ताकि अगर मैं बीच में टोक देता तो आगे वाले धन्यवाद नहीं कहते। तो मैंने कहा मैं देख तो लूं ये कितने कहेंगे धन्यवाद। वो सारे धन्यवाद कहते जा रहे हैं। आप अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं? नहीं देनी थी। आप में से कईयों ने प्रभाव अच्छे बोले, कईयों ने प्रभाव बोले ही नहीं। एक जो साधना करवाने का ये तरीका नहीं होता, सावधानी, वो ऐसा लगता है हम किताबी भाषा बोल रहे हैं। बस सीधा बोलिए कि हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी को यह क्रिया नहीं करनी। तो जो क्या इस वाक्य के अंदर सावधानी नहीं आ गई? नहीं। तो हमें मतलब वो जो वो हेडिंग है, किताब का हेडिंग है, वो पढ़ने वाले के लिए, क्योंकि किताब तो अननोन पर्सन भी पढ़ता है। आपका तो बोलने का स्टाइल सामने वाले को बता देगा कि आप लाभ बोल रहे हैं या सावधानी बोल रहे हैं या विधि बोलते हैं। जब मैं कहूंगा एडी पंजे मिलाएं पंजेता ने, ये विधि है या ये लाभ है? विधि है। इसमें कोई मैं विधि बोलूंगा, विधि सुने, तो इन शब्दों की जरूरत नहीं है ना। तो ये चर्चा के लिए है ये बात। ऐसा नहीं है कि भी आपने कुछ वो बोल दिया तो उससे कोई गलत हो गया। लेकिन शैली
एक मैं और 2 दिन से नोट कर रहा हूं हमारे अधिकारियों में, ये कहां से आई, कुछ स्टेटों में होगा या तो ये कि हम जो वाक्य ना तोड़ के बोलते हैं, वाक्य को वाक्य के रूप में नहीं बोलते। जैसे एड़ी पंजे मिलाए, एड़ी पंजे मिलाए, हमें वाक्य को कितना तोड़ेंगे आप साधना करवाते समय, आगे वाला समझ ही नहीं पाता आप क्या कह रहे हैं। कल भी बोली थी मैंने बात, ये आज भी कई जगहों पर ये शिकायत देखने को मिली करवाने वालों में, क्योंकि मैं मोटे तौर पर बतला रहा हूं, हमें नामकरण नहीं करना, हमें अपनी कमियों को सुधारना है, मेन बात यह है। सूर्य नमस्कार के अंदर मंत्रोच्चारण का जो शुद्धता थी वो नहीं थी मंच की तरफ से, आगे की तो पता नहीं चलता सामूहिक में तो, पर इधर से उस मंत्र को फिर दोबारा बोलेंगे। एक तो एक ही मात्रा निकाल देते हैं हम, ये पता नहीं कहां से प्रथा शुरू हुई, बाद में जब विसर्ग लगी होती है वो एक ही मात्रा नहीं होती। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, मैंने 4 मंत्र बोले, 4 में से 2 में एक का उच्चारण था और 2 में, तो हमें पता तो होना चाहिए कहां पर वो उच्चारण आना है कहां पर नहीं। अगर सारे एक जैसे कर देंगे हम तो गड़बड़ हो जाएगी वो तो इसके 4 मैंने पहले ही 4 बतलाए, मैं कल ये चारों फिर दोबारा किसी से सुनूंगा, किसी को भी उठा करके, आज टाइम कम नहीं होगा पर धीरे धीरे इन चीजों को पक्का करेंगे। चलिए, हम कई बार ये कहते हैं कि पूरे का पूरा श्वास बाहर निकाल दें। अरे पूरा श्वास बाहर निकल गया भाई, आगे बोलो। हम कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, यथा संभव या अधिक से अधिक या अधिकतम, कितने शब्द हैं तो हमें शब्दों का तालमेल थोड़ा अच्छा बनाना है। क्योंकि जो मैंने यहाँ से चीजें नोट की, ज्यादा बारीकी में नहीं जाता मैं, पर जिससे अर्थ का अनर्थ हो उसको तो हमें ठीक करना है, ऐसा ना कहें तो उसको थोड़ा सा बेटर कर लें बस। गोमुख आसन और एक भद्रासन, इन भद्रासन का मैं डेमो दिलवाना चाह रहा हूं, किसका बढ़िया लगता है? और दोनों ही आ जाओ, दोनों तीनों ही आ जाओ, तीनों के पता चल जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। बोलने में भी थोड़ा सा एक ना, शिक्षक की आवाज में अगर करवाते समय दम नहीं हो ना तो करने वाले का भी दम निकल जाता है, ये बिल्कुल सही है। आइए, कल दंड आसन की बात मैंने बोली थी, वो भी देख लीजिए। पहले आपने पहले क्यों लगा लिया, आपकी शुरू से आदत है ये। आपको आप आज ललित जी प्लावनी प्राणायाम करवा रहे थे, अब मैंने तो सोचा कि ये शिक्षकों उनको करवा रहे हैं, जो सामने करने वाला होता है वो शिक्षार्थी होता है, पर मुझे पता चला कि आगे शिक्षार्थी तो थे ही नहीं, वो तो अधिकारी थे। इन्होंने अभी कहा नहीं कि श्वास को बाहर निकालो, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं ये ललित जी, आपने कर दिया सारा काम, पहले काम कर दिया था आपने इनके बोलने से पहले, मैंने नोट कर रखा है ये पॉइंट। अगर आपको क्रिया आती भी है, अगर आप किसी के निर्देशन में कर रहे हो तो निर्देशन का इंतजार तो करो भाई, ऐसे थोड़ी होता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दंड आसन, ये दंड आसन की स्थिति है। सामने देख लीजिए जिनको यहां नजर नहीं आ रहा है, दंड आसन में उंगलियां सामने आपस में मिली हुई और ठीक बगल में नितंबों के दाएं बाएं। कितने शब्द बोल दिए मैंने, ये पंजे तान लें। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए टांगों को मोड़े हल्का सा पहले, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर पंजों पर रख दें या पकड़ लें।
उंगलियों या पंजों पर जब रखते हैं तो ऐसा नहीं है, पता नहीं एक कईयों ने तो क्या किया, एक अंगूठा पकड़ा कुछ अलग ढंग से, या तो बोलने वाले ने गड़बड़ करी या करने वालों ने गड़बड़ करी यहां आसपास में। अब आप एड़ी को अपने शरीर के पास, गुदा मूल के पास लाने का प्रयास करें। दोनों घुटने पृथ्वी पर। देखिए तीनों का ही बहुत अच्छा है, तीनों के लिए तालियां बजा दो। एकदम बेस्ट जाए। जिसको इधर नजर नहीं आ रहा है, आपकी ये फैसिलिटी आपकी हमने स्टार्ट की ताकि एक मीनिंगफुल रहे चीजें बताना और करना। उधर देख लीजिएगा आप स्क्रीन पे कि कितना सुंदर आसन लगा है। जरूरी नहीं है बड़ी उम्र में थाइस के अंदर कईयों को स्टिफनेस काफी होती है। मेरा अपना नहीं घुटना धरती पर लगता, मैं बता रहा हूं अपनी कमजोरी, पर इससे कोई मतलब नहीं है। कोई सारे आसन सबसे लगने आवश्यक नहीं है, इसमें कोई रैपो कम ज्यादा नहीं होती। इसलिए मैं कभी भी इस चीज के ऊपर हम एक दूसरे को डिमोरलाइज नहीं करना। हम गृहस्थी हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया से अच्छे हैं, इस मार्ग पर चले हुए हैं। बोलिए बात समझ में आ गई? भद्रासन। उसके बाद एक गोमुख आसन। गोमुख आसन तो मैं सभी से करवाऊंगा, पहले ये करेंगे। तीनों का लगता है, तीनों का पीछे ग्रिप बनती है। जिसकी सबसे बढ़िया ग्रिप बनती है ना, वो मुंह उधर कर लो, तीनों उधर कर लो तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ, एड़ी पंजे मिलाएं। उसमें मुझे लगता है गोमुख आसन में करवाने में भी थोड़ी सी न्यूनताएं रही, ऐसा लगा। हाँ हाँ, ये देखिए, दाएं टांग मोड़े और बाएं जंघा के नीचे से निकालें। पता नहीं कुछ और ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और एड़ी के ऊपर बैठ जाए, गुदामूल को एड़ी पर रख। बड़ा क्लियर हो गया। बाएं टांग को मोड़ते हुए बाएं एड़ी को दाएं नितंब के पास रख दें। ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। आकृति घुटनों की आकृति गाय के मुख के समान होती है, इसलिए इसका नाम गोमुखासन रखा गया है। जो भुजा, जो टांग ऊपर है, अब यहां पर कौन सी टांग ऊपर है? बाएं, तो बाएं भुजा ऊपर से, दाएं भुजा नीचे से ले जाकर के पीछे उंगलियों में उंगलियां फंसा करके ग्रिप बना दें। नहीं, आपका बढ़िया नहीं बना। अब आप उधर जाओ। अब तो मैं क्या देखूंगा, स्क्रीन देखेगी। वहां पर बन गया तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। जब आपकी एक ग्रिप बनेगी, ये तीनों ताली बजाएंगे, ठीक है ना? करो आप, दोनों टांगे सीधी करो, साइड पे करो। मैंने करवाना है ये, मुझे आनंद नहीं आया और टाइम भी वेस्ट नहीं करना। जल्दी जल्दी मेरी बहुत बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। दाएं टांग को मोड़ें और बाएं जांघ के नीचे से निकालते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाए। बाएं टांग को मोड़ते हुए बाएं जांघ के ऊपर से लेते हुए बाएं एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। बाएं भुजा ऊपर से, दाएं भुजा नीचे से पीछे की तरफ लेकर के जाकर के अपनी उंगलियों में फंसा दें। ऊपर वाली कोहनी को एकदम कान के साथ सटा दें और खींचे दर को ऊपर बना के ग्रिप खींचे उसको। गर्दन सीधी रखिए, कोहनी सीधी रखिए, ऊपर वाली एकदम वर्टिकल, लंबवत। धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आए और मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना विपरीत दिशा से दोहरा दें। समय की बचत भी देखिए कैसे होती है। कई बार आज मैंने शुरू में कहा था कि भी थोड़ा समय बचाना है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में चल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, उससे लेट हो गए हम, 20 मिनट लेट चल रहे हैं हम अपने टाइम टेबल से। बनाइए पीछे ग्रिप, जो भुजा ऊपर है देखिए कान के साथ सटी, गर्दन देखिए सीधी है, पीछे ग्रिप बनी। आइए वापस। आपको एक बात और बताता हूं मैं, जो नए साधक केंद्र में आते हैं वो एड़ी पर गुदा मूल को रखने में उनको तकलीफ होती है, तो उनको सिंपल, अगर दोनों ही एड़ियों को कुछ दिन के लिए बोलो कि जंघाओं के पास ही रख लो, फिर उसके बाद धीरे 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 उनको लाइन पर ले आओ। ठीक हो गया ये? एक बात सब अधिकारियों को पता होना चाहिए, जिनको नेत्र दोष हो, अगर कोई केंद्र में आता है तो उनको सर के बल का कोई भी आसन नहीं करना।
चाहे पुस्तक में वो निषेध लिखा हो या ना लिखा हो। जैसे विपरीत करनी आसन आज किया आपने, सर्वांग आसन है, जैसे ऐसे आसन जिन पे कि हमारे सर वाले भाग पर भार पड़ता है, रक्त विपरीत दिशा में तेजी से उधर आता है, तो उसमें नेत्र दोष अगर है तो वो निषेध सबके लिए एक सामान्य सा बन जाता है। मत्स्यासन तो फायदेमंद है भैया, वो तो सर्वाइकल को ठीक कर रहा है, आपकी नर्व्स आंखों की प्रभाव में आएंगी। उसको नेत्र दोष की कैटेगरी में हम नहीं लेते, वो अलग चीज है। मतलब जैसे फ्लू हो जाना या कोई ऐसे एक वो होता है, हाँ मोतियाबंद वगैरह, उनको नहीं करना। हो गया। मत्स्य आसन में वापसी में करवाने वाले ने सर को पकड़ने की बात करी, वो शायद या तो गलती से निकल गया। रचना जी, हाँ आपसे गड़बड़ हुई है वो, आप शिक्षक संहिता में इसको दोबारा पढ़िएगा, सुधार कर लीजिएगा, और इसको आप भाषा का हिस्सा नहीं बनाएंगे बाकी, क्योंकि कई बार यहाँ से बोली गई बात सोचते हैं कि ये स्टैंप लग गई उस पर, तो ये स्टैंप को विड्रा कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम में फिर आज वही करी, नासा शब्द यूज किया गया, नासा पुट वर्ड शब्द यूज नहीं किया गया, पता नहीं क्यों हुआ ऐसे। और प्लावनी प्राणायाम की बात मैंने आपको कर ली, ठीक है ना। आइए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये मैंने छोटी छोटी बातें आपकी साधना से संबंधित की। आज एक विपरीत करनी मुद्रा और एक विपरीत करनी आसन, मैंने वायदा किया था आपसे कल, मैं भूलता नहीं, नोट कर लेता हूं पॉइंट। आज आपको विपरीत करनी आसन करवाया है, अब विपरीत करनी मुद्रा हम, और उसमें इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे। मुद्राओं में अगर इसको अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ी ये साधना, अंतरंग साधना का लेवल बढ़ जाता है। जब आसनों में करते हैं तो थोड़ा ही स्थूलता की तरफ होता है, इसके शारीरिक प्रभाव ज्यादा होते हैं, और जब मुद्रा के रूप में करते हैं तो इसके मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव ज्यादा बढ़ते हैं, और इसके तो बढ़ते ही बहुत ज्यादा है। ये जो विपरीत करनी मुद्रा है, विपरीत करनी आसन किसने करवाया था आज? विपरीत करनी आसन किसने करवाया था? है जी, अच्छा, बालकृष्ण अरोड़ा जी, अहमदाबाद से। विपरीत करनी आसन में या विपरीत करनी मुद्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि इसमें हम जब, मैं अब खड़ा हुआ हूं, मेरा सर ऊपर है, धड़ नीचे है, आप बैठे हो तो भी सर नीचे करके जिएगा कौन? पर इसमें वास्तव में जितनी देर ये लगती है, इसमें सर नीचे और धड़ ऊपर होती है। देखिए आप, होता है कि नहीं? सर नीचे धड़ ऊपर, इसका दूसरा अर्थ है विपरीत करनी। आपने उल्टा कर दिया इनको, इसका जो नाम हुआ, नामकरण यहीं से हुआ इसका, विपरीत करनी। और इससे भी और सुंदर अगर आध्यात्मिक पक्ष पकड़ लो इसका, तो एक चंद्रमंडल होता है, एक सूर्यमंडल होता है। बोलिए क्या होता है? एक चंद्रमंडल और एक सूर्यमंडल। आप ये देखिए कि चंद्रमंडल ऊपर और सूर्यमंडल नीचे अग्नि में, उल्टा हो जाता है इसके अंदर उल्टा हो जाता है। ये एक और देखिए आप, यहां पर सोम चक्र की बात होती है शास्त्रों में। किसकी होती है? जहां कहते हैं सोम देवताओं का वास रहता है। क्या रहता है? और यहां पर सोम रस बनता है। ये सोम रस कहीं ना कहीं मेरे विशुद्धि चक्र पर टपकता है। खेचरी मुद्रा का लिंक भी इसी से है। कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो खेचरी मुद्रा में सोम रस पान करते हैं। इसको अमृत रस पान भी कहा गया है खेचरी मुद्रा में। विपरीत करनी मुद्रा में यह कार्य आसान हो जाता है। विपरीत करनी मुद्रा में यह सामान्य व्यक्ति जो इसकी जानकारी नहीं रखता, जो इसकी साधना नहीं करता, सोम रस बनता वहां पर भी है, ये अमृत रस। लेकिन ये विशुद्धि चक्र पर इसको धारण किए बिना शरीर और अग्निकुंड की तरफ चला जाता है। ये अग्निकुंड का है, और वहां तो अग्निकुंड का मतलब अग्नि, और अग्नि में जो डले तो ये भस्म होता रहता है वहां। लेकिन जब आप विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो चीज पलट जाती है।
क्योंकि आपका सूर्यमंडल ऊपर गया, चंद्रमंडल आपका नीचे हो गया, सोमरस से जो अमृत बरसता है उसको आप विशुद्धि चक्र पर धारण करने की क्षमता आपको आती है। तो इसके अंदर जब आप मुद्रा के रूप में इसको करते हो तो खेचरी मुद्रा लगा लेनी चाहिए उस टाइम। विपरीत करनी आसन में तो खेचरी मुद्रा नहीं लगाते। अब डिफरेंस अपने आप पकड़ते रहना, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। बोलो कौन सी मुद्रा और लग जाएगी इसमें? खेचरी मुद्रा। और आपको सुंदर बात बतलाऊं, विपरीत करनी मुद्रा की पूर्ण स्थिति में खेचरी मुद्रा लगा करके उज्जयी प्राणायाम करो। क्या करो? और फिर इसमें एक चीज और जोड़ दो, जब उज्जयी प्राणायाम करते हो श्वास भरोगे और श्वास निकालोगे। जब श्वास भरेंगे तो मणिपुर चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र तक अपनी सजगता को लेकर के आना है। और जब आप श्वास निकालोगे मणिपुर चक्र से, बोलो सॉरी, विशुद्धि चक्र से मणिपुर। ये बात समझ में आई? जबकि चलो एक छोटी सी बात बतला देता हूं, जबकि अगर विपरीत करनी आसन जिसने करवाया और उसने शिक्षक संहिता से पढ़ करके अच्छे से देखा होगा तो वहां पर सजगता का केंद्र केवल विशुद्धि चक्र लिखा होगा। तो आ गया डिफरेंस? ये अच्छी तरह समझ में आया? इसका अभ्यास एक बार मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैंने कह रखा है कि हम अधिकारियों को जरूर डेमो देते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना होगी शरीर बिगड़ जाए। फिर आपसे करवाऊंगा, आप तेजी से अपने आसनों पे भागोगे, 15 सेकंड में पहुंचेंगे और 15 सेकंड में वापस 30 सेकंड एडजस्टमेंट के दूंगा, बाकी हम मुद्रा करके फिर वापस यहीं आएंगे। आप नीचे अपने आसन पे चले जाओ। बोलने वाली तो बात इसमें कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं वैसे बता दूं। दोनों पहले उसी प्रकार से एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजे तानेंगे, दोनों बाजू शरीर के साथ, हथेलियां धरती की ओर, उंगलियां मिली हुई, दोनों टांगों को धीरे धीरे इतना उठाएं कि आपके अंगूठे, पैर के अंगूठे, समझना, बिल्कुल आंखों के ऊपर आ जाएं। इसकी पहचान ये होती है। पश्चात उसके आपको दोनों हथेलियों को कमर के ठीक नीचे से नीचे नितंबों के पास रखते हुए सपोर्ट लेनी है। सपोर्ट लेकर के धड़ को इतना ऊपर उठाएं कि कंधों से 45 डिग्री का कोण बन जाए। ये बात समझ में आ गई? और उसके बाद तो फिर नॉर्मल है। हाँ, वापसी में थोड़ा सा टांगों को पहले सर की ओर लेकर के जाया जाता है, फिर हथेलियों को धरती पर रख करके हथेलियों से दबाव बनाते हुए बहुत धीरे धीरे टांगों को वापस सर्वांग आसन की भांति लाया जाता है। अंत में एड़ियों को बहुत धीरे से धरती पर टिकाया जाता है, पटकते नहीं है। ये शब्दों का फर्क है। अभी आज किसी ने एक सेंटेंस बोला, बतला दूं? दाई टांग को पीछे से पीछे फेंक दे। आया था ये वाक्य कहीं? तो इसका मतलब मैं भी सुनता हूं ना आपकी बातें। मैंने कहा हो गया काम। ये आज बोला गया ये वाक्य, गड़बड़ है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं गलती हुई है, गलती कोई बात नहीं, चलेगा। मैं उन बातों से कभी भी आपने देखो नाराज नहीं होते। हम आज ये बोला है, कोई बात नहीं, अगली बार हम ठीक बोलेंगे, बस इसका अर्थ ये होता है। इसका अर्थ इससे ज्यादा नहीं। पर गलतियों को सुधारने की कोशिश ही ना करें हम, तो आप बताओ, गुणवत्ता की बात करते हैं कि संस्थान में साधना गुणवत्ता के साथ करवाई जाती है, तो फिर उसको प्रैक्टिकल में भी तो साबित करना पड़ेगा हमें। चलिए मैं करके दिखाता हूं। से भी नहीं आना। कोई मेरे पास ये लेकर के आएगा माइक? इधर से
कम से कम 5 आवृत्ति आपको उज्जयी प्राणायाम की इसमें करनी चाहिए। अगर आपने अभी 1 सेकंड, अभी उठने के लिए नहीं कहा था मैंने, हाँ बैठो। आप सच मानो, अगर आपने व्यक्तिगत साधना में ये अभ्यास कल से शुरू कर दिया, जब आपको 6 महीने ये साधना करते हो जाएगा, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। इतनी बड़ी उच्च कोटि की साधना है। आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेंगी अपनी निजी साधना में। आपको गले का दोष नहीं हो सकता, आपको मस्तिष्क का दोष नहीं हो सकता। और आप देखिए इसके अंदर यहां इस हिस्से पे दबाव आता है, आपके लोअर लोब जो आपके ये लोब्स जो हैं, फेफड़ों के खंड जो हैं, इसके नीचे लोअर लोब्स वो ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाएगी फेफड़ों की। ये मैं स्थूल लाभ बतला रहा हूं, अभी मैं आपको आध्यात्मिक लाभ बतला रहा था। मतलब मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर इतनी उच्च कोटि की मुद्रा है ये, लेकिन हम अभ्यास करते नहीं है। अब पढ़ने से चीजों का कोई फायदा नहीं है, किताबों में बहुत कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन आप उसको जीना सीखिए। और जिएंगे कैसे? साधना के माध्यम से। भुजाएं शरीर के साथ, उंगलियां मिली हुई, हथेलियां धरती की ओर। इसको बोलते हैं स्थिति लेना। दोनों टांगों को एक साथ श्वास भरते हुए बहुत धीरे, जो ले गया वापस लाओ। अब कमाल, मैं नहीं मानता कि मैं अधिकारियों को करवा रहा हूं, और जो मेरी आवाज से आगे चलेंगे ना, उनको जो चेक करने वाले हैं, प्रधान जरा खड़े हो जाएं, उनको पकड़ के बिल्कुल बाहर टेंट से अलग खड़ा कर देना। सीधा इलाज ये है, वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसका मतलब शिविर में हमें पुराने वाली सख्ती पे आना पड़ेगा। मेरे को सब कहते हैं कि आप लीनियंट बहुत हो, लीनियंट बहुत हो। एक यहां पर कोई सज्जन है या महिला है, देखो उल्टी दिशा में लेटी हुई है सबसे, हाँ ऐसे करो, मंच की तरफ सर रहेगा सबका। दोबारा बोलूंगा, अब अगर किसी ने भी मेरी आवाज के आगे पीछे चले, तो जो खड़े हुए हैं इनकी ड्यूटी है, उनको उठा देंगे एकदम से, वो साइड पे हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, श्वास भरते हुए बहुत धीमी गति से दोनों टांगों को एक साथ उठाना प्रारंभ करें। पैरों के अंगूठे ठीक आंखों के ऊपर लंबवत दिखाई दें। पश्चात दोनों हथेलियों का सहारा लेते हुए धड़ को भी उठाना प्रारंभ करें। 45 डिग्री का कोण कंधों से धड़ बनाए, लेकिन पैर के अंगूठे वहीं रहेंगे जहां पर पहले थे, ठीक आंखों के ऊपर, पीछे की तरफ नहीं। खेचरी मुद्रा लगाएं। उज्जयी प्राणायाम करें। श्वास भरते समय मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र तक आएं। श्वास निकालते समय विशुद्धि चक्र से और मणिपुर चक्र तक जाएं। ऐसी 3 से 5 आवृत्तियां दोहराएं। बहुत धीरे धीरे टांगों को हल्का सा सर की ओर लेकर जाएं। पश्चात दोनों हथेलियों को धरती पर टिका दें। अब एक एक वर्टेब्रा को धरती पर स्पर्श करवाते जाएं। बहुत कम गति से वापस आना है, टांगे नहीं मुड़ेगी, पंजे तने रहेंगे बाहर की तरफ। बहुत धीरे धीरे वापस चलते रहें।
जल्दी नहीं करनी, अंत में दोनों एड़ियों को धरती पर टिका दें। थोड़ा शरीर को ढीला करें, 15 से 20 सेकंड, श्वासों को सामान्य कर लें। पश्चात दाएं करवट लें, उठ